2026 में अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं तो इन 4 पॉइंट्स के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स इंतहाई क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, जिनमें से लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट IHS, जो कि यूकेवीआई चार्ज करती है, जिसके अंदर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, ये आज का सबसे हॉट टॉपिक है। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जिसको ऑफिशियली ग्रेजुएट वीजा का नाम दिया जाता है। स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए आपके पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रिक्शन, स्किल सेट का होना और तीसरा नेटवर्किंग। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज को, पार्ट 1, इसका पार्ट 2 है यूनिवर्सिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कि वो अटेंडेंस को मैंडेटरी बनाएं, एंड नंबर 3 वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखें। इनको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रिसेंटली बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आई है, क्योंकि यूकेवीआई ने 11 नवंबर से बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट में कुछ इजाफा किया है। पहले ये जान लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट होती क्या है। बैंक स्टेटमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी। ए कंपोनेंट यूकेवीआई तय करता है, जबकि कंपोनेंट बी का फैसला आपकी ट्यूशन फी के ऊपर होता है। कंपोनेंट बी के अंदर इनिशियल डिपॉजिट देने के बाद फर्स्ट ईयर की जितनी रिमेनिंग फीस है वो कंपोनेंट बी को कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 10,000 ट्यूशन फीस है और उसमें से आपने 4,000 इनिशियल डिपॉजिट दिया है, तो 6,000 जो रिमेनिंग फी है वो आपका कंपोनेंट बी बनेगा। तो जो इजाफा है वो कंपोनेंट ए के अंदर आया है, जिसका फैसला यूकेवीआई करती है और जो कि माहाना लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से किया जाता है। अब इसमें कितना इजाफा हुआ है, आइए स्पेसिफिकली इस पे बात करते हैं। याद रहे कि कंपोनेंट ए के अंदर 2 ही क्राइटेरिया है, लंदन एंड आउट ऑफ लंदन, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि 9 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस आपके पास होने चाहिए, और ये मंथली रेट का फैसला यूकेवीआई करता है। यहाँ पे ये बात जानना इंतहाई जरूरी है कि इसका आपके डिग्री ड्यूरेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, आपकी डिग्री ड्यूरेशन 1 ईयर की है, आपकी डिग्री ड्यूरेशन 2 इयर्स की है, आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, आप मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप मास्टर बाय रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, आप एमफिल के स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तमाम केस के अंदर, इन तमाम सिनेरियोज के अंदर आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस आपने जो शो करवाने हैं वो 9 मंथ्स के ही शो करवाने हैं। तो जो ये 2 क्राइटेरिया आउट ऑफ लंदन एंड लंदन, इसमें कितना इजाफा हुआ है? मंथली बेसिस के अंदर आउट ऑफ लंदन के अंदर 35 पाउंड्स का इजाफा हुआ है, जबकि लंदन के सिनेरियो के अंदर 46 पाउंड्स पर मंथ का इजाफा हुआ है। ओवरऑल बात की जाए तो आउट ऑफ लंदन के लिए जो पहले 9 मंथ्स का एक्सपेंसेस बनते थे वो थे 10,224, जो कि अब बढ़ के 10,539 पाउंड्स हो चुके हैं। इसी तरह लंदन के केस में जो पहले अमाउंट 13,347 थी, वो अब 9 मंथ्स की ओवरऑल 13,761 पाउंड्स हो चुकी है। अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो रफली 1.5 लाख रुपया इजाफा हुआ है कंपोनेंट ए के अंदर। तो सिंपलीफाई अगर इसको किया जाए तो अगर आपने आउट ऑफ लंदन के लिए 45 लाख कंट्रीब्यूट किए हैं कंपोनेंट ए के लिए, और आपने 55 लाख डेडिकेट किए हैं लंदन की यूनिवर्सिटीज के लिए फॉर कंपोनेंट ए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इतनी बैंक स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर आप माइनर फ्लक्चुएशंस, जीपीपी टू पीकेआर की जो माइनर फ्लक्चुएशंस हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो जो आउट ऑफ लंदन की बैंक स्टेटमेंट बनेगी वो 45 लाख प्लस आपकी रिमेनिंग फीस, और लंदन के लिए 55 लाख प्लस आपकी रिमेनिंग फीस, ये आपके लिए इनफ बैंक स्टेटमेंट रहेगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट IHS, जो कि यूकेवीआई चार्ज करती है, जिसके अंदर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स ये कंसीडर करते हैं कि 776 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से IHS चार्ज होगी, लिहाजा वो उसी के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। आइए आज हम जेन्युइनली देखते हैं कि कितनी अमाउंट आपको IHS की मद में चाहिए। IHS नो डाउट 776 पाउंड्स पर एनम है, लेकिन आपके वीजे की ड्यूरेशन में 5 महीने का इजाफा होता है। 1 माह आपके स्टार्ट डेट से पहले, 4 माह आपके कोर्स डेट एंड होने के बाद। तो इस तरह से अगर आपकी 1 साल की डिग्री है तो वो एक्चुअली 17 मंथ्स का स्टे बनता है। यूकेवीआई के रूल्स के मुताबिक IHS 6 माह की बेसिस पे चार्ज होती है। अगर आपकी डिग्री ड्यूरेशन 12 महीने की है और आपका जो वीजा ड्यूरेशन 17 मंथ्स का है, तो आपको IHS 18 मंथ्स की देनी होगी। इसी तरह अगर आपकी ड्यूरेशन 18 महीने से 1 माह भी ज्यादा होगी तो आपको 24 मंथ्स की IHS पे
پے کرنی ہوگی. 36 منتھس کا بھی یہی رول ہے اور 48 منتھس کا بھی یہی رول ہے. تو ایگزیکٹ اگر بات کی جائے تو 1 ایئر ڈگری ڈیوریشن کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے 1164 پاؤنڈس. 18 منتھس کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے 1552 پاؤنڈس. 24 منتھس ڈگری ڈیوریشن کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے 1940 پاؤنڈس. 36 منتھس ڈگری ڈیوریشن کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے 2716 پاؤنڈس اور 48 منتھس کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے 3492 پاؤنڈس. یہ ایگزیکٹ وہ آئی ایچ ایس ہے جو آپ نے انہی ڈگری ڈیوریشن کے پوائنٹ آف ویو سے پے کرنی ہے. اس اسپیکٹ کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ریفنڈ کا ہے کیونکہ آئی ایچ ایس عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ فلی ریفنڈیبل ہے. تو ان سینیریوز کا جاننا بہت ضروری ہے جہاں پہ آئی ایچ ایس ریفنڈیبل نہیں ہو سکتی. آئی ایچ ایس آپ کو ریفنڈ نہیں کی جائے گی اگر آپ کو ویزا گرانٹ ہو گیا لیکن آپ نے اپنی اپلیکیشن کو وڈرا کر لیا. آپ کو تب بھی آئی ایچ ایس واپس نہیں ہوگی اگر آپ کو ویزا گرانٹ ہوا, آپ نے اس کو وڈرا نہیں کیا لیکن کسی بھی وجہ سے آپ یو کے نہیں پہنچ سکے, تو اس کیس میں بھی آئی ایچ ایس واپس نہیں ہوگی. آپ نے اپنے کورس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے یو کے خود ہی ریٹرن کر لیا تو جو ریمیننگ منتھس ہیں وہ بھی آئی ایچ ایس آپ کو واپس نہیں ہوگی. آپ کو یو کے وی آئی کی طرف سے نوٹس آیا امیگریشن قوانین کی کسی بھی خلاف ورزی کی بیس پہ یا آپ کی اٹینڈنس شارٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا ویزا کرٹیل ہوا تو ریمیننگ منتھس کا آئی ایچ ایس آپ کو واپس نہیں ہوگا. آپ نے اپنا ویزا کسی ایسی کیٹیگری میں سوئچ کروایا ہے جس کے اندر آئی ایچ ایس لاگو نہیں ہوتی تو اس کیس کے اندر بھی آپ کو آئی ایچ ایس ریفنڈ نہیں ہوگی. بدقسمتی سے اگر مین اپلیکینٹ کی ڈیتھ ہو جائے, چاہے وہ پاکستان میں ہو, یو کے جانے سے پہلے ہو یا وہ یو کے اندر ہو, تو جو اس کے وارثین ہیں ان کو بھی آئی ایچ ایس بدقسمتی سے ریفنڈ نہیں ہوتی. تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ, پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا. یہ آج کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہے. پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا جس کو آفیشیلی گریجویٹ ویزا کا نام دیا جاتا ہے, ریسنٹلی اس کی میعاد 2 سال سے کم کر کے 18 مہینے کی گئی ہے فار بیچلر اسٹوڈنٹس, فار ماسٹر اسٹوڈنٹس, فار ماسٹر بائی ریسرچ اسٹوڈنٹس اینڈ فار ایم فل اسٹوڈنٹس, جبکہ پی ایچ ڈی کے لیے اس کی میعاد ابھی بھی 36 منتھس ہے. پہلے جانتے ہیں کہ یہ ویزا ہے کیا. گریجویٹ ویزا کو عمومی طور پہ کمپلیمنٹری ویزا سمجھا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کو خود بخود آٹومیٹکلی مل جائے گا آفٹر کمپلیشن آف ہز اسٹڈیز, جبکہ ایسا نہیں ہے. پی ایس ڈبلیو ایک سیپریٹ ویزا ہے, گریجویٹ ویزا ایک سیپریٹ ویزا ہے جس کے لیے ایک نیو اپلیکیشن جاتی ہے, اس کی ایک اپنی اپلیکیشن فیس ہے اور اس کا اپنا آئی ایچ ایس پے کیا جاتا ہے. اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے تمام کمپوننٹس پورے ہو جاتے ہیں کورس کے تو یونیورسٹی ایک ای میل کرتی ہے یو کے وی آئی کو انفارم کرنے کے لیے کہ آپ کی اکیڈیمک ریکوائرمنٹس پوری ہو چکی ہیں اور یونیورسٹی آپ کے ٹرانسکرپٹ اور ڈگری ایشورنس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس ای میل کے فوراً بعد آپ پی ایس ڈبلیو کے لیے اہل ہو جاتے ہیں, آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ آپ کی ویزا اینڈ ڈیٹ ہے جو آپ کے اسٹوڈنٹ ویزا کے ساتھ آپ کو ملی تھی. اگر آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا اینڈ ہونے سے پہلے پی ایس ڈبلیو پہ اپلائی کر لیا تو جب تک آپ کا ڈیسیجن نہیں آتا آپ اوور اسٹے کر سکتے ہیں. گریجویٹ ویزا ملتا کیوں تھا اور اس کو ریڈیوس ڈاؤن کیوں کیا گیا؟ گریجویٹ ویزا کی اصل جو نیچر تھی وہ اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرنے کی تھی کہ وہ اسٹوڈنٹس جو یو کے کی یونیورسٹی سے گریجویشن جن کی کمپلیٹ ہوئی ہے ان کے پاس پورا چانس ہو کہ وہ یو کے کی کمپنیز کے اندر یا یو کے کسی بھی انڈسٹریل سیکٹر کے اندر اپلائی کر سکیں اور وہاں پہ پہلی جاب کمپلیٹ کر سکیں پی ایس ڈبلیو کے اندر اور اپنی ورتھ شو کروا سکیں اپنے امپلائر کو تاکہ امپلائر نیکسٹ ان کو ورک ویزا کے اوپر شفٹ کر سکیں. یاد رہے کہ یو کے کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو 3 بڑے گریڈز دیتی ہے, یا تو فرسٹ کلاس ڈگری جسے ڈسٹنکشن بھی کہا جاتا ہے, سیکنڈ کلاس ڈگری اپر لیول جسے میرٹ بھی کہا جاتا ہے, سیکنڈ کلاس ڈگری لوور لیول جسے پاس مارکس کے ساتھ جو ڈگری پاس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کو دیا جاتا ہے. اسپانسرشپ جاب کے لیے آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے, ڈسٹنکشن, اسکل سیٹ کا ہونا اور تیسرا نیٹ ورکنگ. اگر آپ کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں اور یہ تینوں چیزیں آپ نے ایکوائر کی ہیں ڈیورنگ یور اسٹڈیز تو آپ کو اسپانسرشپ جاب ڈیفینیٹلی ملے گی. لیکن اگر آپ نے یہ چیزیں اٹین نہیں کی تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا اسپانسرشپ جابس کو ڈھونڈنے کے لیے, خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو میرٹ کے ساتھ ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن اپنا اسکل سیٹ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیٹ ورکنگ کے اوپر کام کیا, ان کو بھی کچھ ایکسٹرا ڈیوریشن لگتی ہے پی ایس ڈبلیو پہ اسپانسرشپ جابس کو اٹین کرنے کے لیے. جبکہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے کبھی بھی یہ گول ہی نہیں رکھا کہ انہوں نے اسپانسرشپ جاب لینی ہے وہ نارملی پاس ڈگری کے ساتھ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں اور وہی ایسا ایجوکیشنل انفلوئنسرز یوٹیوب کے اوپر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یو کے میں اسپانسرشپ جابس ختم ہو چکی ہیں لہٰذا ان کو بھی جاب نہیں ملی, لہٰذا آپ کو بھی کبھی اسپانسرشپ جاب نہیں ملے گی. آپ اس موٹیویشن کے ساتھ یو کے میں جاتے ہی نہیں ہیں اور نارملی ایسی یونیورسٹیز کا انتخاب کرتے ہیں جن کی گریجویٹ امپلائبلٹی ریٹ جو ہے وہ انتہائی لو ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اس گریجویٹ ویزے کا ابیوز کرتے ہیں, اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور مین
मेन फोकस सिर्फ अर्निंग्स के ऊपर रखते हैं जो वो डे जॉब से कमा रहे होते हैं। इसी वजह से यूकेवीआई ने इसके ऊपर कट डाउन किया है और पीएसडब्ल्यू को रिड्यूस डाउन किया है फॉर 18 मंथ्स। आपके पास अब सिर्फ 6 माह है जिसके अंदर आपने अपनी जॉब को तलाश करना है और आपके पास ये चांस हो कि आप अपनी पहली कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पीएसडब्ल्यू के वीजे के ऊपर ही कर सकें। याद रहे कि पीएसडब्ल्यू का इतलाक उन स्टूडेंट्स के ऊपर है जो पीएसडब्ल्यू या ग्रेजुएट वीजा के ऊपर अप्लाई करेंगे 1 जनवरी 2027। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि सितंबर 2025 में जाने वाले स्टूडेंट्स को तो पूरा पीएसडब्ल्यू मिलेगा 2 साल का, लेकिन जनवरी 2026 में जाने वाले स्टूडेंट्स या उसके बाद माइनर इनटेक्स में जाने वाले स्टूडेंट्स या सितंबर 2026 में जाने वाले स्टूडेंट्स इस पीएसडब्ल्यू से फायदा नहीं उठा सकेंगे और उनका पीएसडब्ल्यू रिड्यूस डाउन होके 18 मंथ्स का ही रह जाएगा। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएचडी के लिए पीएसडब्ल्यू को रिड्यूस डाउन नहीं किया गया, जो कि यूके में पीएचडी की वर्थ को बढ़ा रहा है। मजीद ये कि यूकेवीआई ऐसी स्कीम्स भी लेकर आ रहा है जिनमें पीएचडी स्टूडेंट्स को मजीद बेनिफिट्स दिए जाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। प्रीवियस अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो यूकेवीआई हमेशा से स्टूडेंट्स के ऊपर ही सख्तियां करता रहा है, लेकिन इस करंट ईयर के अंदर यूकेवीआई का टारगेट स्टूडेंट्स की बजाय यूनिवर्सिटीज हो चुकी हैं, जिसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर भी आ रहा है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज को, पार्ट 1, इसका पार्ट 2 है यूनिवर्सिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कि वो अटेंडेंस को मैंडेटरी बनाएं, एंड नंबर 3 वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखें। इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपकी स्पॉन्सर्स हैं, एजुकेशनल स्पॉन्सर्स हैं, और इन एजुकेशनल स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के लिए उनको बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है और उनको इसको पूरा करना इंतहाई जरूरी होता है। बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट में क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं? यूनिवर्सिटीज को यह बताया गया है कि अगर आपका रिफ्यूजल रेट पहले 10% था तो आपका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कैंसिल हो सकता था। अब इस 10% की मैट्रिक को उन्होंने रिड्यूस डाउन करके 5% कर दिया है। ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज जिनका रिफ्यूजल रेट 5% से ज्यादा होगा वो उनके स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। इसी तरह पहले एनरोलमेंट रेट 90% का था कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर यह शर्त थी कि उनके 90% स्टूडेंट्स अब सक्सेसफुली कोर्सेज को एनरोल करें। अब ये बढ़ा के 95% कर दिया गया है। अगर उनके 95% स्टूडेंट्स एनरोल नहीं हुए तो उनके स्पॉन्सरशिप लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। इसी तरह कोर्स कंप्लीशन रेट भी स्टूडेंट्स के लिए 90% था पहले, और अब वो बढ़ा के 95% कर दिया गया है। इसका नतीजा क्या होगा? नतीजतन तमाम सख्तियां स्टूडेंट्स के ऊपर आएंगी और उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी स्क्रीनिंग इंतहाई सख्त हो जाएगी। ये सख्ती आपको नजर आएगी अटेंडेंस के अंदर। यूकेवीआई की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी में यूकेवीआई कंप्लायंस सेंटर मौजूद है जो कि यूकेवीआई की पॉलिसीज को इंश्योर करता है कि यूनिवर्सिटीज वो तमाम पॉलिसीज को ऑब्जर्व करे और स्टूडेंट्स किसी भी पॉलिसी की खिलाफवर्जी करते ना पकड़े जाएं। तो रैंडमली अटेंडेंस को मार्क करना, आपके अटेंडेंस के ऊपर खास तौर पे नजर रखना। जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शॉर्ट है, रिसेंटली बहुत बड़ा इन्फ्लक्स देखा गया है कि वहां पे उनको रैंडमली ईमेल्स आ जाती हैं जिसमें उनको बताया जाता है कि हमने सरप्राइज के तौर पे आपकी अटेंडेंस को चेक डाउन किया और हमने सरप्राइजली आपके अटेंडेंस को देखा और उसमें आपकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, लिहाजा हमने यूकेवीआई को बता दिया है कि ये स्टूडेंट की अटेंडेंस शॉर्ट है, आप अब यूकेवीआई की ईमेल का इंतजार करें। और चंद ही दिनों में यूकेवीआई की ईमेल आ जाती है कि यूनिवर्सिटी ने हमें बताया है कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो चुकी है, लिहाजा आपने इमिग्रेशन रूल्स की खिलाफवर्जी की है, तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको यूके छोड़ना होगा। इसी तरह यूकेवीआई की खास नजर है स्टूडेंट्स के ऊपर और यूनिवर्सिटी का ये वाला सेल बड़ा ही फोकस होता है कि स्टूडेंट्स किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी या फ्रीलांस एक्टिविटी में ना हो। याद रहे कि यूकेवीआई इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक ना तो आप फ्रीलांसिंग एक्टिविटी कर सकते हैं यूके के अंदर और ना ही आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग तो ऑब्वियस है कि आप किसी भी किस्म का फ्रीलांस वर्क नहीं कर सकते और उसकी अमाउंट आपका जो यूके में बैंक है उसमें नहीं मंगवा सकते। सेकेंडली, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब सबसे बड़ा जो आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं वो टेक अवे या डिलीवरी का काम है जिसके लिए उनकी अपनी व्हीकल होती है। ये वाली व्हीकल को ओन करना सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस की जिम्मे में आता है। अगर आपने कोई भी मोटर बाइक या कोई भी व्हीकल ओन है जो आपके नाम पे रजिस्टर है और उसके ऊपर टेक अवे का काम हो रहा है या डिलीवरी का काम हो रहा है तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस की मद में आता है। तो अगर आप इस काम में इन्वॉल्व हुए और आप इस पे पकड़े गए तो आपने इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफवर्जी की है, तो नतीजतन यूकेवीआई, बॉर्डर कंट्रोल फोर्स या यूनिवर्सिटी का यूकेवीआई कंप्लायंस सेल आपको रिपोर्ट कर सकता है और उसके नतीजे में भी आपकी डिपोर्टेशन हो सकती है। तो ये थे वो 4 इंपॉर्टेंट मेन एस्पेक्ट्स जिनका जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी था। अगर आपकी इन 4 एस्पेक्ट्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग है तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी और आप बेहतरीन तरीके से स्मूथ प्रोसेस के जरिए अपना यूके का ड्रीम पूरा कर सकते हैं। याद रहे कि यूके का एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी एवरेज तमाम यूरोपियन कंट्रीज से बहुत अच्छा है। वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी 4.5% है। वहां पे अभी भी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है
ہے خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کی جو STEM فیلڈز پہ جا رہے ہیں، خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کی جو کہ ریسرچ ڈگریز میں جا رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ UK میں اسپانسرشپ جاب لینے کے لیے پھر سے وہی ریپیٹیشن کے 3 امپورٹنٹ اسپیکٹس: نمبر 1 ڈسٹنکشن کے ساتھ UK کی ڈگری پاس ہونا، نمبر 2 آپ کا اسکل سیٹ کا ہونا، نمبر 3 آپ کی نیٹ ورکنگ کا ہونا۔ اگر آپ کے یہ 3 آپ گولز کو پورا کر لیتے ہیں ڈیورنگ یور اسٹڈیز تو آپ کو اسپانسرشپ جاب لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔